हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है काश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का अर्धवार्षिक पेपर चल रहा है 2023 बोर्ड का। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों का देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आप लोगों का 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं 50 एमसीक्यू बताऊंगा, टोटल 50 एमसीक्यू। और 50 एमसीक्यू अगर आप तैयार कर लेते हो तो यह 20 नंबर आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द ही आप लोगों को अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और त्रिगुत्तरीय के प्रश्न भी अपलोड करने वाला हूं, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। हालांकि आज की वीडियो में 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग तैयार कर लोगे, यहां से 20 नंबर आपका पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही बेहतर अंक ला पाओगे आप। वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यह है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। देखिए, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन का जो संबंध है वो किस देश से था। आपको बताना है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, इंग्लैंड से था। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए, नेपोलियन का संबंध जाहिर सी बात है भाई फ्रांस देश से था। किससे? फ्रांस देश से था नेपोलियन का संबंध। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न है, देखिए नेपोलियन की पराजय कब हुई। प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि जो नेपोलियन था उनका पराजय किस सन में हुआ था। 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। बताइए किस सन में नेपोलियन की पराजय हुई थी। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जाम में। तो भाई 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पराजय हुआ था। कब? 1815 ईस्वी में। आगे अगर हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न नंबर तीसरा जो है यह है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। कह रहा है इनमें से बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फेडरिक विलेहेम प्रथम को, कि फेडरिक विलेहेम चतुर्थ को। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तीसरे का हो जाएगा विलियम प्रथम। विलियम प्रथम को प्रथम सम्राट घोषित किया गया 1871 में। आगे चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बताइए किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। रॉलेट एक्ट की घोषणा, कि नमक कानून तोड़कर, कि साइमन कमीशन के आगमन, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। तो नमक कानून तोड़कर की गई। मतलब ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ। कह रहा है कि जो चौरी चौरा कांड था वो कब घटित हुआ। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। बताइए चौरी चौरा कांड जो था कब घटित हुआ, किस सन में घटित हुआ, आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में चौरी चौरा कांड जो घटना घटित हुआ था। चलो प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं। कह रहा है 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे। जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और भारत, की चीन और इटली। बताइए क्या होगा राइट आंसर 7वें का। तो देखिए चीन और भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में जो संसार के कौन से देश सबसे धनी थे, तो एक चीन था, दूसरा आपका भारत था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया।
बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई न्यूयॉर्क में स्थित है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। कह रहा है कि बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की रूस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। और क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। कह रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। बताइए प्रश्न नंबर 10 में राइट आंसर क्या होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। कब, 1914 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 11 की तरफ। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। बताना है इन चारों ऑप्शनों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में कि बिहार में। बताइए क्या होगा राइट आंसर। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, आप लोगों को बताना है कमेंट करके जल्दी बताइए क्या है राइट आंसर। तो भाई गुजरात में पाई जाती है, बात है जो साफ। कहां पे, गुजरात में पाई जाती है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है, आप लोगों को बताना है। काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा की लेटराइट मृदा। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो उत्तम मानी जाती है। तो भाई काली मिट्टी जो उत्तम मानी जाती है कपास की खेती के लिए। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। बताना इन चारों ऑप्शनों में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सीढ़ीदार जो खेती की जाती है ना वो उत्तराखंड राज्य में की जाती है। किसमें, उत्तराखंड राज्य में की जाती है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। कह रहा है कि बताना है कि कौन सा संरक्षण तरीका जो है वो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंध, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पूछ रहा है कि कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो वह है आपका वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जरूर पेपर में आ सकता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पे, पश्चिम बंगाल में। चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखो। यह है आपका विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा कि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस स्थान पर होती है, बताना है आप लोगों को। मासिनराम में, चेन्नई में, व्लादिवोस्टक में कि न्यूयॉर्क में। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहां पे, मासिनराम। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है क्या है। कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। सलाल बांध किस नदी पर बना है। महानदी, चिनाब की, सतलुज की, कृष्णा। बताइए कि जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है, यह बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो भाई चिनाब नदी पर बना है। कहां पे, चिनाब नदी पर बना है सलाल बांध। आगे देखो इनमें से कौन सी रबी की फसल, आपको बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन रबी की फसल है।
चावल हुआ, मोटे अनाज हुआ, कि चना, जिस चना में काला चना, कि कपास? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए रबी की जो फसल है वो है आपका चना, काला चना। कौन? काला चना। ये आपकी रबी की फसल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोग को तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों सहायता देने के लिए करती है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा घोषणा है जो फसलों सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, की प्रभावी सहायता मूल्य? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसे फसल है जो मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? चना, मूंगफली, ज्वार, की मूंग? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है आपका ज्वार। क्या है? ज्वार। ये क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कह रहा है कि बताना है कौन सा इसमें खनिज जो है अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, की सोना, की जस्ता? बताइए 21 का क्या होगा राइट आंसर? तो भाई ये हो जाएगा आपका बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? बताना है कि इन चारों में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, की ज्वारीय ऊर्जा? बताइए 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई जाहिर सी बात है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत में कोयला होता है। क्या होता है? कोयला। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 23 की तरफ। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का, मैग्नीज का, तांबा का, कि बॉक्साइट का? बताइए 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है ना? मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। 23 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 आएगा, और यह है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है किस वस्तु का जो निर्यातक है भारत नहीं है? काफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक। उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कह रहा है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। कह रहा है कि अगर दो राज्य हैं तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है तो राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, के आंतरिक व्यापार, के वस्तु विनिमय कहलाएगा? बताइए। तो भाई देखिए दो अगर राज्यों के बीच अगर वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है तो उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? कह रहा है कि कौन सा परिवहन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, की स्थल परिवहन? बताइए। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर वायु परिवहन। ठीक है, क्या हो जाएगा? वायु परिवहन हो जाएगा। हमसे पूछा है कि कौन सा परिवहन साधन, इसमें से कौन सा परिवहन का ऐसा साधन है जो अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो भाई वो है वायु परिवहन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो। कह रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1950 में, 1948 में, 1945 में? बताओ 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ कब? 1948 में। कब? 1948 में। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ चलते हैं, उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कह रहा है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? कह रहा है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य,
शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, कि राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 29 देखते हैं। 29 है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। बताना है कि संविधान में जो उल्लिखित 3 सूची हैं उनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। मतलब शिक्षा शामिल है, कि कृषि, कि पुलिस, की रक्षा। तो भाई जाहिर सी बात है कि शिक्षा शामिल है। क्या शामिल है? शिक्षा शामिल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो 30वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस, कृषि, सिंचाई, मुद्रा। कौन जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका मुद्रा। ठीक है, क्या जाएगा? मुद्रा। मुद्रा जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। बताना है कि राजभाषा भारत की कौन है संविधान के अनुसार। हिंदी, उर्दू, संस्कृत की अंग्रेजी। बताइए 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा भाई हिंदी। हिंदी जो है वो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। कौन? हिंदी। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखो, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियां किसकी प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियां किसकी प्रतीक थी। क्रोध की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, कि सुखी की। बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए काले दस्ताने और बंदी मुठिया किसकी प्रतीक थी। तो अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। किसकी? अश्वेत शक्ति की। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है। प्रश्न यह है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है। विविधता को समाहित करना, कि विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, कि समरूप समाज बनाने का प्रयास करना, कि उपयुक्त सभी। बताइए 33 का राइट आंसर क्या होगा। लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये सभी जो है वो सभी अच्छे तरीके हैं। लोकतंत्र को अच्छा तरीका। ठीक है, तो लोकतंत्र का अच्छा तरीका उपयुक्त सभी है। चलो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कह रहा है महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि महिलाओं की समाज में बराबरी के मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है। महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा नारीवादी आंदोलन। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। कह रहा है कि धर्म ही सामाजिक समुदायों का काम करता है। कह रहा है कि धर्म ही सामाजिक समुदायों का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है। कह रहा है कि धर्म ही सामाजिक समुदायों का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है। धर्म पर, समुदाय पर, ठीक है, संप्रदाय पर, कि समुदाय पर, कि सांप्रदायिकता पर। बताओ क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। तो देखिए धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है। तो सांप्रदायिकता पर। किस पे? सांप्रदायिकता पर आधारित है। चलो 36 की तरफ बढ़ेंगे। 36 देखो क्या होगा राइट आंसर इसका। कह रहा है कि लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं। बताना है कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं किस प्रकार मजबूत होती हैं। परस्पर सामंजस्य द्वारा, जन विरोधी गतिविधियों द्वारा, जन आंदोलनों द्वारा, कि धरना प्रदर्शन द्वारा। बताइए 36 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं। तो जन आंदोलन द्वारा मजबूत होती हैं। किनके द्वारा? जन आंदोलन के द्वारा। चलो आगे बात करेंगे 37 की तरफ। देखो अगला प्रश्न है 37 क्या है। कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कह रहा है कि मानवाधिकार जो दिवस है कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 15 अगस्त को। बताओ 37 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है,
10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। मानवाधिकार जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो भाई 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलो 38 देखो, कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? कह रहा है कि आप कितने वर्ष के रहेंगे तो मत दे सकते हैं। यहाँ पे 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, वो भी भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो भाई भारत में अगर आप 18 वर्ष के हो गए हो तो आप मत दे सकते हो, ये मालूम होना चाहिए सबको। चलो 39 की तरफ। 39 है, राजनीति एक, इसमें भरना है आप लोगों का क्षेत्र है। राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है कि विकल्पों का क्षेत्र है कि प्रयासों का क्षेत्र है कि ए सभी? 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है, किसका? संभावनाओं का क्षेत्र है राजनीति। चलो 40 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? कह रहा है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। बताना है कि मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, यह बताना है। तो श्रीलंका की जो स्थिति है वो भारत से क्या है? बेहतर है। ठीक है, मानव विकास के लिहाज से देखा जाए तो। चलो 41 की तरफ बढ़ेंगे। 41 क्या है? 41 है कि सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? कह रहा है कि सामान्यतः देखा जाए तो किसी देश का जो विकास है वो निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को उपयुक्त में से सभी। बताइए 41 का राइट आंसर क्या है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब कि प्रति व्यक्ति आय से भी और औसत साक्षरता स्तर से भी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति से भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 42 क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई? 2008 में, 2010 में, 2005 में, 2000 में। बताइए 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना चलाया गया, 2005 में, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर हम बात करेंगे 43 की तरफ, कह रहा है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? बताना इन चारों ऑप्शनों में से कि किसको हम कृषि क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को, कोई चतुर्थ क्षेत्र को? बताइए 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। चलो 44 की तरफ बढ़ेंगे। 44 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? कह रहा है कि विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993 में, 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1990 में, 1 जनवरी 1985 में। बताना है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो वो आपका हुआ 1995 में, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और 45 की तरफ। 45 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? बताना इन चारों में से किसका आयात भारत करता है? चाय का, खाद्यान्न का, जूट का सामान, कच्चा पेट्रोलियम। बताइए 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इनमें चारों में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो कच्चा पेट्रोलियम का करता है। किसका? कच्चा पेट्रोलियम का करता है। 45 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 46 की बात करें तो 46 देखो क्या है? कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया? 1982, 1984, 1985, 1986। बताइए 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1986 हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। याद कर लेना, रट जाना। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे 47 की तरफ। देखो अगला प्रश्न है 47। कह रहा है कि एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? कह रहा है कि एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपभोग वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं,
सेवा वस्तु की खाद्य पदार्थ। बताइए 47 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, तो खाद्य पदार्थ के लिए प्रमाणिक चिन्ह है एक मार्ग। किसके लिए, खाद्य पदार्थ के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसे औसत आय भी कहते हैं। कुल आय को, राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को, कि ये सभी। बताइए 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए औसत आय जो होता है ना प्रति व्यक्ति आय को कहते हैं। किसको, प्रति व्यक्ति आय को हम कहते हैं औसत आय। ठीक है, चलो 49 की तरफ बढ़ेंगे। 49 क्या है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। कह रहा है कि अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी कि पंजाबी। तो सिंपल है भाई, सबको मालूम होना चाहिए कि हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्या है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। कह रहा है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, कि उपयुक्त में से सभी। बताइए क्या होगा राइट आंसर। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार जो है ना, उपयुक्त में से सभी है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आप लोगों को 50 MCQ क्वेश्चन बताया, आपने रट लिया है 100%। 20 मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल क्या है, क्लियर है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।